गर्मी में गुफा के अंदर गरीब बहू की खेती और ठंडी रसोई। गर्मियों की दोपहर थी। एक बड़ी गुफा के अंदर एक परिवार खुशी से अपने कामों में लगा था। गुफा के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था, जिसके एक ओर हरी भरी सब्जियां और टमाटर की बेलें, भिंडी के पौधे और तोरई लगी हुई थी। रामू तालाब से पानी भरकर सब्जियों में डाल रहा था, तो दूसरी तरफ गौरी अपनी ठंडी रसोई में चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी। मोहन और गुड़िया वहीं पास में बैठे खेल रहे थे। कितना मजा आ रहा है ना यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। कितना ठंडा ठंडा भी लग रहा है। और देखो ना भैया, ये चमकीले पत्थर कितने सुंदर है। चलो ना हम इनसे खेलते हैं। रामू बेटा, अच्छा हुआ तू हमें यहाँ ले आया। अगर तू हमें यहाँ नहीं लाता तो पता नहीं हम लोग कहाँ जाते। हमारे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। जाने दो ना माँ, अब पुरानी बातें छोड़ भी दो। भगवान की कृपा से अब हम सब साथ हैं और सब ठीक है। माँ जी सही कह रही है। यहाँ इस गुफा में आकर तो हमारी जिंदगी ही बदल गई। आखिर ये सब लोग इस गुफा में क्या कर रहे हैं और इन लोगों ने यहाँ खेती और रसोई क्यों बनाई है? आखिर एक गरीब परिवार गुफा के अंदर कैसे पहुंच गया? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आइए कहानी में कुछ महीने पीछे चलते हैं। हे भगवान, कितनी ज्यादा गर्मी है। लगता है इस बार तो गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। सही कह रही हो बहन, गर्मी तो विकराल रूप धारण करती जा रही है। अभी से तापमान 52 डिग्री तक पहुंच गया है। न जाने आगे क्या होगा। तुझे पता है, बेचारे हरिया का खेत भी सूख गया है। मुझे तो नहीं लगता कि इस बार फसल बचेगी। पूरे गांव का यही हाल है बहन। पानी की भी तो कितनी कमी हो गई है। दोनों बातें कर रही थी कि तभी उनके पड़ोस के घर में रहने वाला रामू अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर आता है। रामू की माँ सरस्वती बहू की आरती के लिए थाली लेकर आती हैं, लेकिन तभी रत्ना और गीता के अलावा आसपास की कुछ और भी औरतें मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे देखो तो, इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली गरीब की घर बहू आई है। झोपड़ी, बस नाम की झोपड़ी है। छज्जा तो देखो कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसे गरीबों को भी ना शादी के लिए लड़कियां मिल जाती है आजकल। हाँ, पहले से ही 4 लोग इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। लो अब एक और सदस्य आ गया। पता नहीं ये कहाँ रहेगी। पता नहीं इस लड़की ने क्या देखकर गरीब के साथ शादी की है। जरूर ये दूसरे गांव की लड़की होगी। हमारे गांव का तो कोई भी बाप अपनी बेटी को इनके यहाँ नहीं देता। बहू जरा संभल कर है ना, इस छज्जे का कोई भरोसा नहीं है। न जाने कब तुम्हारे ऊपर गिर पड़े। हाँ बहू, ध्यान रखना अपना। तुम लोग अपने काम से काम रखो। तुमसे किसी ने तुम्हारी राय मांगी है क्या? अपनी राय अपने पास रखो तुम। अच्छा ठीक है, लेकिन हमारी मानो तो इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहने से अच्छा तुम लोग उस पहाड़ वाली गुफा में चले जाओ ना। तुम्हारी झोपड़ी से तो बेहतर ही है। अरे चुप, उस गुफा का नाम क्यों ले रही हो तुम? मत लो उस गुफा का नाम। किस गुफा की बात कर रहे हैं ये लोग? तुम लोगों को यहाँ बैठकर फालतू बातें करने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है क्या? हमारे मामले में नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। जाओ अब यहाँ से। तभी औरतें बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती हैं और सरस्वती आरती उतार कर गौरी का गृह प्रवेश करवाती है। घर के अंदर आकर गौरी चारों तरफ नजर घुमाते हुए सोचती है, ये झोपड़ी तो बहुत ही बुरी हालत में है। छत तो बस रस्सियों के सहारे टिकी है। दीवारों में भी कितनी दरारें हैं और कितनी छोटी सी है। झोपड़ी की हालत देखकर परेशान हो रही हो ना बहू, लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हम लोग कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। मुझे माफ कर देना गौरी, मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मैं ही अपनी माँ और दोनों छोटे भाई बहन की देखभाल कर रहा हूँ। मुझसे जितना होता है मैं सब करता हूँ। ऐसा मत कहिए, मुझे पता है कि आप कितने अच्छे हैं। मेरे पिताजी भी जानते थे कि आप मेहनती और होनहार हैं, तभी तो उन्होंने मेरी शादी आपसे करवा दी। हाँ, जब तक हम दोनों साथ हैं हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ बहू, हमेशा ऐसे ही अपने पति का साथ देना और उसके कदम से कदम मिलाकर चलना। तभी मोहन और गुड़िया दौड़ते हुए आते हैं और सरस्वती से लिपट कर कहते हैं, माँ बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी बड़ी जोरों की भूख लगी है। माँ जी, इन दोनों को तो बड़ी भूख लगी है। मैं अभी कुछ बना देती हूँ। लेकिन बहू, क्या हुआ माँ जी? आज तू आई है बहू, और आज ही तेरी पहली रसोई भी है, लेकिन घर में इतना भी राशन नहीं है कि हम अच्छे से इस रस्म को कर सके। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सब जानती हूँ। आप उदास मत हो, पहली रसोई की रस्म जरूर होगी। शाम का कुछ बचा होगा ना? हाँ बेटा, चावल रखे हैं। ठीक है, तो फिर मैं उन्हीं से मीठा भात बना देती हूँ।
गौरी रसोई में जाती है, बचे हुए चावल में थोड़ा गुड़ और थोड़ा दूध मिलाकर मीठा भात तैयार करके सबको खाने के लिए परोसती है। वाह भाभी, ये तो बड़ा मजेदार है। सच में कितना स्वादिष्ट है ना भैया। हाँ, बहुत अच्छा है। बहू, तू तो हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी बनकर आई है। घर में कुछ नहीं होने पर भी तूने कितने अच्छे से सब संभाल लिया है। ये सुनकर गौरी मुस्कुरा देती है। जैसे जैसे रात होती है गर्मी भी बढ़ती जाती है, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। घर में केवल एक पंखा था, जिसे देखकर सरस्वती कहती हैं, बेटा, आज तुम दोनों की पहली रात है, पंखा तुम लोग अपनी तरफ कर लो। नहीं माँ जी, बच्चों और आपको भी तो पंखे की जरूरत है। गौरी पंखा सरस्वती, मोहन और गुड़िया की तरफ कर देती है और उसे प्यार से देखते हुए रामू कहता है, तुम सच में कितनी अच्छी हो गौरी। इसके बाद रामू हाथ से पंखा करने लगता है ताकि गौरी को थोड़ी राहत मिल सके। अगली सुबह जल्दी उठकर रामू काम पर जाने की तैयारी करता है। उसे तैयार होता देखकर गौरी कहती है, अरे आप इतनी जल्दी उठ गए जी? हाँ, काम पर भी तो जाना है ना, जल्दी निकलूंगा तो ही समय पर पहुंच पाऊंगा। ये लीजिए, ये अचार और रोटी खा लीजिए। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। रामू अचार और रोटी खाकर घर से काम पर निकल जाता है और गौरी घर के कामों में लग जाती है। दोपहर को खाने में वो घर में रखे थोड़े से चावल चढ़ाती है, लेकिन चूल्हे के कारण झोपड़ी के अंदर गर्मी भी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां हवा आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। उफ, कितनी गर्मी है, पसीने से तो मेरे कपड़े ही भीग गए हैं। क्या करे बहू, हमारा घर ही इतना छोटा है, बरामदा भी नहीं है कि तुझे बाहर खाना बनाने को कहूँ। कोई बात नहीं माँ जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो पसीने से तरबतर होकर खाना बनाती है और चावल तैयार होने के बाद रामू के लिए बांधकर दोपहर की कड़ी धूप में गांव के सुनसान रास्तों से होकर खाना लेकर खदान की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद वो खदान पहुंचती है, जहां कई मजदूर बड़े बड़े पत्थर तोड़ रहे थे। रामू को ढूंढते हुए गौरी की नजर जमींदार के बड़े घर की तरफ जाती है और उसके कदम उस तरफ बढ़ जाते हैं। अरे रामू कहाँ है? अरे तू आ गया? 2 दिन की छुट्टी के बाद देख कितना सारा काम पड़ा है। जी मालिक। अच्छा, ये पत्थर बाद में तोड़ना, पहले घर की सफाई और झाड़ू पोछा कर। अच्छे से चमकना चाहिए घर, काफी दिनों से गंदा पड़ा है। जी मालिक, अभी कर देता हूँ। रामू चुपचाप सिर झुकाकर झाड़ू पोछा करने लगता है। गौरी ये सब देख लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रामू की नजर गौरी पर पड़ती है और वो जल्दी से उसके पास आता है। अरे गौरी, तुम यहाँ क्यों आई हो? जी, वो मैं आपके लिए खाना लाई थी, लेकिन ये सब देखकर मन बहुत दुखी हो गया है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप तो खदान में पत्थर तोड़ने का काम करते थे ना। देखिए पसीने से कैसे भीग गए हैं आप। रो मत गौरी, हम गरीब और मजदूर लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती है। पिताजी के जाने के बाद मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया, इसलिए जो काम मिले वही करता हूँ। मुझे बस ये पत्थर तोड़ने का काम आता है और वही कर रहा हूँ। लेकिन आपको इतना दुखी देखकर अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा और तुम उदास मत होना, सब ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन आप जल्दी आ जाना। गौरी रामू को खाना देती है और भारी मन से वापस घर लौट आती है। और इधर रामू फिर से काम में लग जाता है, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी। आज गौरी मुझे ऐसे देखकर बहुत दुखी हो गई थी। मुझे पता है अभी तक मेरे बारे में सोच सोच कर दुखी हो रही होगी। मुझे उसे खुश करना होगा। शाम होने लगती है, खदान में काम भी लगभग खत्म हो चुका था। बाकी मजदूर घर जाने लगते हैं, लेकिन रामू थोड़ी देर वहीं रुक जाता है। उसे पत्थरों पर डिजाइन बनाना आता था। वो एक चमकीला नरम पत्थर उठाकर उसे देखकर सोचता है, आज तो इस पत्थर से गौरी के लिए इतनी सुंदर चीज बनाऊंगा कि वो खुश हो जाएगी। रामू छैनी हथौड़े से पत्थर को तराशने लगता है। धीरे धीरे पत्थर का आकार बदलने लगता है और काफी मेहनत के बाद रामू एक सुंदर सी कटोरी बनाकर तैयार कर देता है। कटोरी इतनी चमकदार और सुंदर थी कि देखने वाले वहीं रुक गए। अरे वाह भाई, गजब कर दिया भाई, कितनी सुंदर कटोरी बनाई है। अरे इसे तो मुझे दे दे, मैं इसके अच्छे पैसे दूंगा तुझे। अरे नहीं भाई, ये तो मैंने अपनी पत्नी के लिए बनाई है, इसे तो मैं हरगिज किसी को और को नहीं दूंगा। वाह बेटा, बीवी के लिए इतना प्यार। अभी से हम दोस्तों को मना करने लगा। अरे भाई, बीवी के आते ही सारी दोस्ती खत्म हो गई। गोपाल की बात पर रामू और बाकी सब हंसने लगते हैं। रामू कटोरी को अच्छे से बांधकर घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसे आम का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर पके हुए आम लटक रहे थे। अरे वाह, कितने रसीले आम हैं, इन्हें तोड़कर गौरी के लिए लेकर जाता हूँ। आज तो गौरी और भी खुश हो जाएगी। ये सोचकर रामू पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ आम तोड़कर घर की तरफ जाता है। घर पहुंचते ही मोहन और गुड़िया उसे घेर लेते हैं। भैया भैया आ गए, भैया आ गए। भैया, इस थैली में आप लोग क्या लाए हो? हमें भी दिखाओ ना भैया। अरे भाई, जरा सब्र रखो, दिखाता हूँ दिखाता हूँ।
ये देखो, बताओ कैसी है? अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर है। कहाँ से ली आपने? मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है तुम्हारे लिए, ताकि तुम उदास न रहो और तुम्हारे प्यारे से चेहरे पर मुस्कान आ जाए। सच में ये आपने खुद बनाई है मेरे लिए? हाँ, मैंने ही बनाई है तुम्हारे लिए। ये तो बड़ी ही सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। ये देखो, मैं और क्या लाया हूं तुम्हारे लिए, देखकर खुश हो जाओगी तुम। क्या लाए हो भैया? वाह, आम लाए हो, मुझे भी दो ना आम। मुझे भी चाहिए भैया। अरे रुको रुको, पहले तुम्हारी भाभी चखेंगी। तभी सरस्वती वहां आती है और धीरे से रामू का कान पकड़कर झूठी नाराजगी से कहती है, अच्छा वाह बेटा, अभी से हमें भूल गया, सिर्फ पत्नी की चिंता है इसलिए सिर्फ उसके लिए आम लाया है, बदमाश। अरे नहीं माँ, वो क्या कर रहा है? लाओ, मैं सबको काट कर देती हूँ, हम सब मिलकर आम खाएंगे। सब मिलकर हंसी मजाक करते हैं और आम खाने लगते हैं। गौरी के चेहरे पर खुशी आ जाती है कि उसका पति उसका कितना ख्याल रखता है। वो भले ही गरीब हो लेकिन उसका दिल बहुत अमीर है। तभी मोहन गुड़िया को चिढ़ाते हुए कहता है, माँ आपको पता है आज गुड़िया ने मेरे कंचे छिपा दिए थे। हाँ माँ, क्योंकि ये कह रहा था कि वो मुझे उस गुफा में बंद करके आएगा जहाँ जाने से सब डरते हैं। मोहन, तुमने फिर से उस गुफा का नाम लिया ना तो मैं तुम्हें खूब मारूंगी। कितनी बार समझा है कि मत बात क्या करो उस गुफा के बारे में। पता नहीं उस गुफा में ऐसा क्या है, अभी पूछूंगी तो माँ जी शायद मुझे भी डांट दे, लेकिन सब क्यों डरते हैं उस गुफा से। रात होती है और गौरी फिर से रसोई में खाना बनाने आती है। आज वो सबके लिए रोटियां बना रही थी, लेकिन चूल्हे की आग से झोपड़ी भट्टी जैसी गर्म हो गई थी और कुछ ही देर में उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। उसे देखकर रामू मन में सोचता है, बेचारी गौरी को इस गर्मी में कितनी परेशानी हो रही है। ऐसा करता हूँ, पंखा उसके सामने ले जाकर रख देता हूँ। अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? पंखे की हवा से तो चूल्हा बुझ जाएगा। अरे कोई बात नहीं, अगर चूल्हा बुझ जाए तो बुझने दो, मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकता। हो ही गया है, बस कुछ ही रोटियां तो बची है, पंखा हटा दीजिए, रोटियां भी कड़क हो जाएंगी नहीं तो वरना। रामू इसी तरह छोटी छोटी बातों में गौरी का ध्यान रखने की कोशिश करता था। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाने लगता है। गौरी रामू से कहती है, सुनिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ गौरी, कहो ना। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ कि आपको जमींदार के यहाँ इतना काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मजबूर हैं। हाँ तो फिर? लेकिन आपको वहाँ आपकी मेहनत के बहुत कम पैसे मिलते हैं, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? गौरी, मैं बचपन से उसी जमींदार के यहाँ काम कर रहा हूँ। उसी ने हमें ये झोपड़ी रहने के लिए दी थी, इसलिए कभी कहीं और जाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन बहू बिल्कुल सही कह रही है बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, कल को तेरे भी बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, अब तुझे और कुछ सोचने की जरूरत है। हाँ, मुझे भी कहीं ना कहीं यही लगता है। ठीक है, कल ही मैं कोई और काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। बस यही तो मैं चाहती थी। उस रात सभी लोग सो गए, लेकिन रामू देर तक जागता रहा। वो अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोच रहा था। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गया और थोड़ा खाना खाकर वो गांव में काम तलाशने के लिए निकल पड़ा। लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। जहां जहां रामू काम के लिए जाता वहां उसे ये जवाब मिलता, अरे नहीं भाई, हमारे यहाँ किसी काम की जरूरत नहीं है, हमारा ही धंधा मंदा चल रहा है। अरे भाई, किसी की जरूरत नहीं है अभी, इस बार फसल ही नहीं हुई तो मजदूर कहाँ से रखेंगे। लगता है कोई काम नहीं मिलेगा, मुझे घर ही जाना पड़ेगा। शाम को रामू थका हुआ घर लौटता है और गौरी उसे पानी देते हुए पूछती है, क्या हुआ, कुछ काम बना? नहीं गौरी, पूरा गांव घूम लिया, कहीं भी कोई काम नहीं मिला, किसी के पास काम नहीं है। कोई बात नहीं, कोशिश की है ना आपने, कोशिश करना मत छोड़िए। बहू सही कह रही है बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर दूसरा काम नहीं मिल रहा है तो आप जमींदार के यहाँ ही काम कर लीजिए, लेकिन उसे पगार बढ़ाने के लिए कह दीजिए। पता नहीं वो मानेगा या नहीं। पूछने में क्या जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए गौरी ने सबको चने दिए। तभी अचानक मौसम बदलने लगा। पहले हल्की हवा आई, फिर देखते ही देखते तेज आंधी शुरू हो गई। ये देखकर दोनों बच्चे बाहर भाग गए। अरे वाह, कितनी ठंडी हवा चल रही है, अब तो मजा आएगा। अरे रुको, बाहर मत जाओ। हवा लगातार तेज होती जा रही थी। सरस्वती घबराकर दोनों को अंदर लेकर आती है। तभी झोपड़ी की दीवारें कांपने लगती हैं और गौरी घबराकर कहती है, माँ जी, घर तो बुरी तरह से हिल रहा है,
ये तो कभी भी गिर सकता है, इससे अच्छा तो हम बाहर ही सुरक्षित रहेंगे। हाँ चलो सब लोग बाहर चलो जल्दी। पूरा परिवार एक दूसरे को संभालते हुए झोपड़ी से बाहर भागता है और जैसे ही वो कुछ कदम दूर पहुंचते हैं, धड़ाम की आवाज के साथ उनकी झोपड़ी जमीन पर गिर जाती है। माँ देखो ना, हमारा घर तो टूट गया। हाँ माँ, हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? हे भगवान, अब हमारी यही परीक्षा बाकी रह गई थी क्या? कोई नहीं रोएगा, मैं हूं ना, चलो मेरे साथ, हम जमींदार के पास चलते हैं, वही हमें आसरा देंगे। कुछ देर बाद पूरा परिवार जमींदार के घर पहुंचता है। रामू को उम्मीद थी कि उसका मालिक उनकी मदद कर देगा। मालिक, क्या हुआ? आपका दिया हुआ घर गिर गया है मालिक, मेहरबानी करके हमें कुछ दिनों के लिए सहारा दे दीजिए। अच्छा, तो तू मेरा काम छोड़कर अपने लिए नया काम ढूंढ रहा था ना? जी। जा उन्हीं लोगों से मदद मांग, मुझे तेरी कोई चिंता नहीं है। गोपाल, मुझे बताता नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तू नया काम ढूंढ रहा है। अब जा यहां से। दया करो मालिक। अरे कोई दया नहीं करूंगा मैं। और सुन, आज से मैंने तुझे काम से भी निकाल दिया है, अब खदान में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर पूरा परिवार परेशान होता है। रामू के हाथ कांपने लगे कि अब उसकी नौकरी भी चली गई थी और घर भी। गर्मी के कारण दोनों बच्चों को बहुत प्यास लग रही थी। भैया पानी, मुझे भी पानी चाहिए। बच्चों की हालत गौरी से देखी नहीं जाती और वो जमींदार के कुएं से पानी निकालती है, और लेकिन जैसे ही बच्चों को पानी देने लगती है, जमींदार चिल्ला उठता है, रुक जा, मेरे कुएं का पानी मत छूना, तुम गरीबों के हाथ लगने से मेरा पूरा कुआं दूषित हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी के अभी यहां से चले जाओ। चलो अब यहां से, जितनी देर रुकेंगे उतनी बेइज्जती होगी। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे बेटा? माँ, मेरा एक दोस्त है, शायद वो मदद कर दे। कुछ देर के बाद वो सब रामू के दोस्त के घर पहुंचकर उसे सारी बात बताते हैं। दोस्त परेशान होकर कहता है, भाई मेरी मजबूरी समझो, हमारे पास सिर्फ 2 कमरे हैं, एक में मैं और मेरी पत्नी रहते हैं, दूसरे में मेरे माता पिता हैं, मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा। कोई बात नहीं भाई, मैं समझ सकता हूँ। वो फिर से परेशान होकर आगे चल पड़ते हैं। तभी गौरी को पड़ोसन की कही हुई बात याद आती है। माँ जी, हम लोग उस पहाड़ वाली गुफा में क्यों नहीं चले जाते? वो तो हमारे घर से भी बड़ी है ना। नहीं बहू, उस गुफा का नाम मत ले। माँ जी, आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है कि आप इतना डर गई? गांव वाले उस गुफा का नाम सुनते ही क्यों डर जाते हैं? बहू, बहुत पुरानी बात है, लोग कहते हैं वहां एक साया है, जो भी उस गुफा के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। हाँ, और वहां जो भी है वो लोगों का दम घोंट कर उन्हें मार देता है। कुछ साल पहले एक शराबी गया था वहां, आज तक उसका कोई पता नहीं है। सच में माँ, मुझे तो डर लग रहा है। गौरी ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, फिर उसने शांत होकर जवाब दिया, माँ जी, आज भी आप लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं? मुझे नहीं लगता वहां कोई साया है, अगर होता तो कोई ना कोई उसे देखता भी। बातें करते करते परिवार आगे बढ़ता है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मोहन और गुड़िया भी बुरी तरह से थक गए थे। सरस्वती परेशान होकर कहती हैं, यूं कब तक चलते रहेंगे बेटा? हमारे तो कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाले भी नहीं हैं जो हमें आसरा देंगे। अब हम लोग कहाँ जाएं? माँ, शायद गौरी सही कह रही है, अब हमारे पास खोने को बचा ही क्या है। चलिए गुफा देख कर आते हैं, शायद हमें वहीं ठिकाना मिल जाए। ये सुनकर सभी ने धीरे धीरे पहाड़ की तरफ चलना शुरू कर दिया। रास्ते में कुछ पड़ोसी उन्हें देखकर हंसते हैं और ताने मारते हुए कहते हैं, अरे देखो, ये बेवकूफ लोग तो सच में गुफा की तरफ जा रहे हैं। अरे मौत है उस गुफा में, फिर भी वहीं जा रहे हैं। अब इन्हें मरने का इतना ही शौक है तो कोई क्या ही कर सकता है। अभी भी वक्त है, लौट जाओ, वहां गए तो जिंदा वापस नहीं आओगे। लेकिन इस बार रामू और गौरी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने परिवार के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद घने जंगल से गुजरकर वो पहाड़ के पास आते हैं। आगे चलते चलते अचानक सबको सांस लेने में परेशानी होने लगी। माँ, मेरा दम घुट रहा है। मुझे भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हे भगवान, यही तो वो साया है शायद। अब हम क्या करेंगे? गौरी ने तुरंत आसपास ध्यान से देखा तो थोड़ी दूर पर दलदल जैसा इलाका था जहां से बुलबुलें निकल रहे थे। माँ जी, कोई साया वाया नहीं है, वो देखिए वहाँ उस दलदल में गैस निकल रही है। क्या? हाँ, वो लोग यहाँ से गुजरते होंगे और गैस से उनका दम घुट जाता होगा, फिर लोग समझ लेते हैं कि कोई साया है। जल्दी से नाक ढक लीजिए। वो देखो, थोड़ी दूर पर एक दूसरा रास्ता दिखाई दे रहा है। रामू आगे बढ़ता है और सभी लोग उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। कुछ दूरी पर पहुंचते ही सांस लेने में आसानी होने लगी। अब तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, यहाँ दम नहीं घुट रहा है। बहू, लगता है तू सही थी, हमने यहाँ आकर अच्छा किया।
थोड़ी देर बाद वो गुफा के सामने पहुंचते हैं। अंदर से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। गर्मी से परेशान परिवार का यहाँ किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। वाह, मजा आ रहा है, कितनी ठंडी हवा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बर्फ रखी है। अरे हाँ, यहाँ तो गांव से भी ज्यादा ठंडक है। सभी धीरे धीरे गुफा के अंदर पहुंचते हैं और अंदर जाते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। भाभी, ये कैसी आवाज है? हाँ बहू, ये कैसी अजीब सी आवाजें हैं, मुझे तो डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है माँ जी, ये हमारी ही आवाज है। गुफा में हर आवाज गूंजती है। रामू ने आसपास पड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है और फिर पत्थरों की मदद से आग जलाता है। आग की रोशनी फैलते ही कई चमगादड़ और कबूतर फड़फड़ाते हुए बाहर उड़ जाते हैं। सब गुफा में घूमते हैं और फिर तभी बच्चे चहकने लगते हैं। माँ इधर आओ, यहाँ पानी है। सब दौड़कर वहां पहुंचते हैं। वहां एक साफ तालाब था जिसका पानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। अरे वाह, कितना ठंडा पानी है और मीठा भी है। गले को राहत मिल गई। माँ जी, इतना ठंडा पानी तो पूरे गांव में नहीं मिलता। और जमींदार के कुएं में भी नहीं है। सभी हंस पड़ते हैं। शाम होते होते परिवार का डर काफी हद तक खत्म हो चुका था। माँ जी, मैंने कहा था ना, हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। रहने की जगह तो ठीक है बहू, लेकिन खाएंगे क्या? मुझे तो बहुत भूख लगी है। मुझे भी। आते समय आपने देखा था ना, बाहर आम, अमरूद और केले के पेड़ थे। अभी उनसे काम चला लेते हैं। ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए, मैं फल लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद रामू आम, अमरूद और केले लेकर लौटता है। वो अपने साथ कुछ बड़ी झाड़ियां भी उठा लाया था। ये झाड़ियाँ क्यों लाए? इनसे रात में गुफा का दरवाजा बना देंगे तो कोई जानवर अंदर नहीं आएगा। सभी ने फल खाए, ठंडा पानी पिया और पहली बार कई दिनों बाद चैन की सांस ली। रात को सब गुफा की जमीन पर सो जाते हैं। कितनी अच्छी ठंडक है यहाँ। आज तो बहुत दिनों बाद सुकून की नींद आएगी। हाँ, और आज आपको पंखा करने की भी जरूरत नहीं होगी। दोनों मुस्कुराकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह गौरी चारों तरफ देखकर कहती है, माँ जी, हमें यहाँ अपनी रसोई बनानी चाहिए। गुफा में रसोई? हाँ, यहाँ कितनी ठंडक है। यही हमारा घर बनेगा और यही मेरी ठंडी रसोई बनेगी। उसकी बात सुनकर पूरा परिवार उसे देखने लगा। सरस्वती हैरानी से कहती है, बहू, यहाँ रसोई कैसे बनेगी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सब हो जाएगा माँ जी, धीरे धीरे हम अपना घर यहीं बसाएंगे। अरे मैं भी यही सोच रहा था, यहाँ जगह भी काफी है। तभी गौरी ने आसपास की दीवारों को ध्यान से देखा। गुफा के अंदर बड़े बड़े पत्थर थे और कुछ जगह बराबर भी थी। माँ जी, यहाँ देखिए, इस कोने में मेरी रसोई बन सकती है। और मैं यही बैठकर खाना खाऊंगा और मैं भी भाभी की मदद करूंगी। बच्चों की बातें सुनकर सभी मुस्कुराते हैं। लेकिन बर्तन कहाँ से आएंगे? वही तो मैं सोच रही थी। हम ऐसा करते हैं कि पास की नदी के पास से मिट्टी लेकर आते हैं और उसके बर्तन बनाते हैं। अरे मैं हूं ना, मिट्टी से क्यों, मैं पत्थरों से बर्तन बना दूंगा। सच? हाँ, मैंने पहले भी बनाए हैं। तभी रामू को अपनी छैनी और हथौड़ी याद आती है। लेकिन मेरी छैनी और हथौड़ी अभी भी जमींदार के पास है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। कुछ समय बाद रामू अपनी छैनी और हथौड़ी लेकर वापस लौटता है। पत्थरों को तराश कर कुछ बर्तन, कटोरी, थाली आदि बना लेता है। ये तो सचमुच बर्तन बन गए और कितने सुंदर हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी गौरी की नजर गुफा की दीवारों और जमीन पर पड़ती है। ध्यान से देखकर वो कहती है, माँ जी, जमीन तो काफी खुरदुरी और उबड़ खाबड़ है। यहाँ बच्चों को चोट लग सकती है। मैं और बच्चे पास की नदी से मिट्टी लाते हैं और दीवारों और जमीन पर लीप देते हैं। अगले दिन मोहन, गुड़िया और गौरी नदी से मिट्टी भर कर लाते हैं और गौरी उसे गुफा की दीवारों और जमीन पर मिट्टी लीप देती है। लेकिन काम करते करते गौरी के हाथ छिल जाते हैं तो रामू को बहुत बुरा लगता है। तुम्हारे हाथ छिल गए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा मत कहिए जी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद गुफा के अंदर एक छोटी सी रसोई तैयार हो गई। पत्थर के बर्तन, मिट्टी का चूल्हा और साफ सुथरा कोना देखकर सभी खुश थे। बहू, सच में तेरी ठंडी रसोई बन गई है। अभी तो शुरुआत है माँ, हम सब मिलकर इस रसोई और घर को और अच्छा बनाएंगे। रसोई तो बन गई बेटा, लेकिन खाना कहाँ से आएगा? हाँ, बस ये समस्या हल हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कल मैं फिर काम ढूंढने जाऊंगा। अगले दिन रामू दूसरे गांव की तरफ निकल गया। पूरे दिन भटकने के बाद उसे एक गोदाम में मजदूरी का काम मिल गया, जहां उसे सब्जियों के बोरे उठाकर ट्रकों में रखने थे। मेहनत ज्यादा थी लेकिन काम मिल गया था। देखो भाई, रोज इसी तरह मेहनत करोगे तो 200 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। जी धन्यवाद मालिक। पहली मजदूरी मिलने पर रामू राशन और थोड़ी सब्जियां खरीद कर घर लाता है और उस रात गुफा की रसोई में सबके लिए खाना बनता है। आज तो मजा आ गया, मुझे और चाहिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब आगे भी सब अच्छा ही होगा।
अब लग रहा था कि इस परिवार का जीवन सही होने लगा है। अगले दिन उन्होंने घास से बिस्तर बनाए और लकड़ियों और बेलों की मदद से सोने की जगह तैयार की। अब गुफा सचमुच घर जैसी बनने लगी थी। एक दिन गौरी को परेशान देखकर रामू पूछता है, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? देखिए ना, मेरी रसोई में तो मसाले और सामान रखने की जगह ही नहीं है। बस इतनी सी बात, मैं अभी जगह बना देता हूँ तुम्हारे लिए। रामू गुफा की दीवारों में नक्काशी कर मशाले रखने की जगह बना देता है। कितना बड़ा काम कर दिया आपने, अब तो सब सामान आराम से रख सकूंगी यहाँ। रामू के हाथ की कुशलता और उसकी कारीगरी देखकर गौरी रामू को एक और सुझाव देती है। आप इतने सुंदर बर्तन बनाते हैं, क्यों ना हम इन्हें बेचे? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। देखिए ना, मैं और बच्चे तो दिन भर खाली रहते हैं। आप सुंदर सुंदर चीजें बनाना, हम उन्हें बाजार में बेचने का काम करेंगे। सबको ये सुझाव अच्छा लगता है और अब रामू काम के बाद बर्तन बनाने लगता है और गौरी और बच्चे उन बर्तनों को बाजार ले जाकर बेचने लगते हैं। बच्चों को भी बाजार घूमने का मौका मिल जाता था। बाजार में गर्मी और सूखे की वजह से सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। कई दिनों से हम दाल चावल रोटी अचार और कभी कभी सिर्फ नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे हैं। हाँ भाभी, मुझे भी सब्जी खानी है। मुझे भी। बेटा, अभी हालात अच्छे नहीं हैं, हम बाद में खा लेंगे। तभी गौरी के मन में एक नया आइडिया आता है। माँ जी, हमने इतना कुछ तो कर लिया है, अब हम अपनी सब्जियां खुद उगाएंगे। क्या कह रही हो बहू, गुफा में खेती? हाँ माँ जी, तालाब के पास की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, हम वहीं खेती करेंगे। अगले दिन बच्चों को साथ लेकर तालाब के किनारे पहुंचकर गौरी और बच्चे नुकीले पत्थर से मिट्टी खोदकर बराबर करते हैं। गौरी कुछ पुराने बीज इकट्ठा करती है और फिर टमाटर, भिंडी और तोरई के बीज बो देती है। मैं इन्हें रोज पानी दूंगा, मैं भी इनकी देखभाल करूंगी। फिर जब इनमें सब्जियां उगेंगी, हम मजे से खाएंगे। कुछ ही हफ्तों में छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं और समय के साथ पौधे बड़े होते जाते हैं। फिर एक दिन लाल टमाटर, हरी भिंडी और तोरई की बेलें दिखाई देने लगती हैं। भाभी, हमारी सब्जियां उग गई, अब हमें बाजार से खरीदनी नहीं पड़ेगी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। इसी दौरान एक दिन रामू काम से लौट रहा था। सड़क पार करते समय उसने देखा कि एक आदमी मोबाइल में व्यस्त था। तभी एक तेज गाड़ी उसकी तरफ बढ़ रही थी। रामू दौड़कर गया और उसे खींचकर बचा लिया। अरे ये क्या हुआ? मेरी जान बच गई। तुमने मुझे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? अरे मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई है। तुम करते क्या हो? मैं मजदूर हूँ, जो काम मिलता है कर लेता हूँ। मेरे पास एक काम है, मुझे अपनी दुकान के लिए भरोसेमंद आदमी चाहिए। लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, सीख जाओगे। मेरा रत्न और पत्थरों का व्यापार है। इस तरह रामू को नौकरी नई मिल जाती है। समय बीतता है और गुफा की खेती लहराने लगती है। गौरी गुफा में अपनी ठंडी रसोई में सब्जियां बनाती थी। एक दिन मोहन और गुड़िया चमकीले पत्थरों से खेल रहे थे और रामू की नजर उन पत्थरों पर पड़ती है। ये पत्थर तुम्हें कहां से मिले? गुफा के पास पड़े थे भैया, हमने उठा लिए। रामू कुछ पत्थर अपने मालिक के पास लेकर जाता है, जिन्हें देखकर मालिक कहता है, अरे ये साधारण पत्थर नहीं है, ये तो बहुत कीमती हैं। सच? हाँ, इनमें तो कुछ हीरे भी हैं। जांच के बाद पता चला कि वो सचमुच हीरे थे। धीरे धीरे उन पत्थरों की बिक्री से अच्छी कमाई होती है और रामू रत्नों और कीमती पत्थरों का अपना व्यापार शुरू कर देता है और उसकी किस्मत बदलने लगती है। कुछ समय बाद रामू गांव में एक बड़ा घर खरीद लेता है। माँ गौरी, हम आज अपने गांव जाएंगे। क्यों बेटा, हम गांव क्यों जाएंगे? हाँ बताइए, हम गांव क्यों जा रहे हैं? अरे बस, अब आप लोग बिना सवाल किए मेरे साथ चलते रहिए। कुछ देर बाद वो एक बड़े और सुंदर घर के सामने पहुंचते हैं। वाह, कितना बड़ा घर है। क्या हम यहाँ रहने आए हैं? ये किसका घर है भैया? ये हमारा घर है, हमारा अपना बड़ा घर। सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। रामू आगे कहता है, हमारी किस्मत बदल गई और इसका श्रेय गौरी को जाता है। मुझे? हाँ गौरी, तुमने मुझ में वो देखा जो किसी और ने नहीं देखा। तभी वही पड़ोसने वहां आ जाती हैं जो कभी उनका मजाक उड़ाती थी। ये तुम्हारा घर है? इतना बड़ा घर तुम्हारा है? हाँ बिल्कुल हमारा घर है ये। अब मत पूछिएगा कि मेरी पत्नी ने मुझ में क्या देखकर शादी की थी। उसने मेरे अंदर वो हीरा देखा था जो आप लोग कभी नहीं देख पाए। पड़ोसने चुप हो जाती हैं। दूसरी तरफ पूरा परिवार नए घर के सामने मुस्कुरा रहा था। गुफा की ठंडी रसोई, मेहनत, विश्वास और एक दूसरे के साथ ने उन सबकी जिंदगी बदल दी थी। आप सारा श्रेय मुझे दे रहे हैं, लेकिन ये सब तो माँ जी का आशीर्वाद और आपकी कला की बदौलत है। और हमारी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ उस गुफा का है जिसे सबने बुरा साबित कर दिया था, और गुफा ने हमारी रसोई और खेती जिसने हमें खाना दिया।